Good morning, students. Today we will do your next remaining part of second chapter, history, the socialism in Europe and the Russian Revolution. We already done the first part, the socialism in Europe. Now we will do the Russian Revolution. अब रशियन रेवोल्यूशन दो बार हुई, फेब रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब ये दोनों रेवोल्यूशन हुई एक ही साल में हुई थी। कौन से साल में? 1917 में। ठीक है। अब देखो, फेब रेवोल्यूशन में जो किंग था उसको हटा दिया गया, द फॉल ऑफ मोनार्की, मोनार्की खत्म कर दी गई। और अक्टूबर में क्या हुआ था? सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। मीन्स रशिया में किसकी गवर्नमेंट बन गई थी? सोशलिस्ट की। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द रशियन एम्पायर इन 1914। अब 1914 में क्या हुआ था वो हम पढ़ेंगे। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल द रशियन एम्पायर। अब 1914 में रशिया का किंग कौन था? जार निकोलस सेकंड। ठीक है। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये सब किस में आते थे? रशिया के प्लेसेस के नेम है। ये सब किस में इंक्लूडेड थे? रशिया में। द मेजोरिटी रिलीजन, अब हमने पढ़ लिया कि वहाँ का किंग कौन था, उसके प्लेस कौन कौन थे। अब हम पढ़ेंगे उसके रिलीजन के बारे में कि उस टाइम रिलीजन क्या क्या था। द मेजोरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स कैरिस्टनी Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestant, Muslim and Buddhist. अब देखो, उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी, वहाँ पर ज़्यादा क्रिश्चियनिटी थी और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से रिलेटेड थी वो। बट इसके अलावा भी कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी वहाँ पर रहते थे। तो इंडियन रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते थे। देन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वहाँ पर इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी उस टाइम 1914 में, जार निकोलस सेकंड के टाइम में कैसी थी, अब वो हम पढ़ेंगे। द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब रशियन एम्पायर की 85% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी उस टाइम? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड एंड रशिया वाज अ मेजर एम्परर ऑफ ग्रेन। अब देखो, इतनी 85% पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर करेगी तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। तो वहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन तो अपने लिए तो प्रोडक्शन करने ही लग गई, साथ के साथ एक्सपोर्ट भी करने लग गई ग्रेन को। तो रशिया उस टाइम काफ़ी एग्रीकल्चर में आगे था। ठीक है। देन इंडस्ट्री वाज लिमिटेड इन नंबर। देखो, एग्रीकल्चर तो ज़्यादा था लेकिन जो इंडस्ट्री थी वो लिमिटेड थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। अब देखो, उस टाइम जो इंडस्ट्रीज होती थी उसके पास एक शॉप होती थी, क्राफ्ट्स वर्कशॉप। ठीक है। अब देखो, जैसे हॉस्पिटल के आगे आपको मेडिसिन की शॉप मिलेंगी, है ना, और स्कूल कॉलेजेस के आगे आपको बुक्स की शॉप मिलेंगी। तो ऐसी जिस चीज़ की इंडस्ट्री होती थी उससे रिलेटेड ही क्राफ्ट वर्कशॉप उसके साथ में ही होती थी। ओके। When Russian railway network was extended, foreign investment increased, coal production increased, and iron and steel production increased 4 times. अब देखो, क्या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई थी, कोल प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, ये सब इंक्रीज हो गया था रशिया में। ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट। अब इतना प्रोडक्शन हो रहा था, इतनी मेहनत कर रही थी, इतनी लेबर थी, इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर थी। ठीक है। उसके बावजूद जो गवर्नमेंट थी, देखो, मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर वर्क। अब देखो, जो गवर्नमेंट थी वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल रखती थी अपना, कि वो मिनिमम वेजेस दे रही हैं या नहीं।
क्या उससे मिनिमम तो नहीं दे रहे हैं वेजेस। और वर्किंग आवर्स को कंट्रोल रखती थी कि 16-16 घंटे तो नहीं काम करवा रहे पहले की तरह। बट कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन, लेकिन ये सब रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे और रूल को तोड़ा जा रहा था। इन क्राफ्ट्स यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे was sometime 15 hour compared with 10-12 hour in factories. Amendment from rooms to dormitories. अब देखो 10-12 घंटे का रूल था काम करवाने का और काम हो रहा था 15 घंटे। ठीक है, और जो वर्कर्स थे वो डोरीमेट्रीज में रह रहे थे, मीन्स एक ही रूम में काफी काफी लोग रह रहे थे। Workers were divided into groups, but they did unite to strike work when they were डिससेटिस्फाइड। अब जब वर्कर्स ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए थे कि ग्रुप्स में उनको काम करना है, बट जब उनको डिससेटिस्फेक्शन होती थी किसी भी चीज़ के, वो डिसएग्री होते थे, तो वो यूनिटी कर लेते थे, एक हो जाते थे, कोई भी स्ट्राइक उनको करनी होती थी। ओके, मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्फ एज असिस्टोक्राफ्ट अमंग अदर वर्कर्स। जो मेटल वर्कर्स थे वो अदर वर्कर्स से अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, अच्छा समझते थे कि हम और वर्कर्स से अच्छे हैं। कौन से वर्कर्स? मेटल वर्कर्स। वुमेन वर्कफोर्स वाज अराउंड 31% इन 1914। अब वहाँ पर 31% उस टाइम वुमेन्स काम करती थी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको जेंट्स की बजाय कम सैलरी मिलती थी। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब देखो वर्कर्स के ग्रुप बनाए हुए थे काम करने के लिए, तो हर ग्रुप की अलग अलग ड्रेस होती थी, तो उससे पता लग जाता था कि वो कौन से ग्रुप का लेबर है। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक व्हेन दे डिसएग्री। अब स्ट्राइक कर देते थे जब किसी बात से वो डिसएग्री होते थे। देयर स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 to 97 एंड मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। अभी स्ट्राइक कब हुई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले वर्कर्स की स्ट्राइक हुई 96 to 97 और मेटल इंडस्ट्री वाले लेबर्स की स्ट्राइक हुई इन 1902 में, ठीक है। Peasants has no respects for nobility unlike the French peasants. अब जो पीसेंट्स हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे अपने लैंडलॉर्ड की। जैसे अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो क्लर्जी वाला चैप्टर था, उसमें तो देखो क्लर्जी और नोबेलिटी की वो रिस्पेक्ट करते थे ऑर्डिनरी, बट यहाँ पर ये रशिया में पीसेंट्स नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इंसिडेंट लाइक रिफ्यूज टू पे रेंट और इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स इंक्रीज। अब इस टाइप के इंसिडेंट होने लगे कि पीसेंट्स को और लैंडलॉर्ड को रेंट तो पे करना होगा, वो रेंट पे करने से भी रिफ्यूज कर जाते थे और इवन अपने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे, ठीक है। इन 1902 दिस अकर ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। अब इस टाइप के देखो ये चीज़ें सब जगह फैलने लगी रशिया में। 1905 तक तो ये बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना, लार्ज स्केल हो गई थी। रशिया पीसेंट वर ओनली पीसेंट community which pool their land and their community divided it according to the need of individual families। अब देखो रशियन पीसेंट्स की एक खास बात थी कि उनके बीच में एक पर्सन होता था, वो डिवाइड कर देता था उसमें किसी भी चीज़ की। पीसेंट को खेती करनी होती थी तो वो उस लैंड को उसके अकॉर्डिंग देता था। अब मान लो एक पीसेंट ने वाटरमेलन की खेती करनी है तो कम्युनिक उसको वो वाली ज़मीन देता था, वो वाला एरिया देता था जहाँ पर वाटरमेलन फ्रूट ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये डिवाइड कर देता था अपने अकॉर्डिंग पीसेंट्स को, तो पीसेंट्स उस अकॉर्डिंग ही अपनी एरिया को ले लेते थे और वहाँ पर खेती करते थे। तो इस टाइप से सोसाइटी में उनको पता था कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। अब देखो सोशलिज्म इन यूरोप। अब देखो अब हम पढ़ते हैं सोशलिज्म इन यूरोप। देखो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले ना पॉलिटिकल पार्टी सब इलीगल होती थी वहाँ पर, मीन्स सब काम इलीगल चल रहा था क्योंकि राजा ही ऐसा था, ठीक है। राजा ही अपने रूल रेगुलेशन चलाता था, पब्लिक को ना देख के अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाता था। देखो द रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंड इन 1898।
अब एक पार्टी बनी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बाय सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ने बनाई बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी दे ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे। इट सेट अप न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक। इसमें न्यूज़पेपर वाले भी, वर्कर्स भी सब स्ट्राइक में ऑर्गेनाइज करते थे, इंक्लूड होते थे सब इसमें। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीसेंट custom of dividing land periodical made the natural socialist, so peasant not worker would be the main force of revolution। अब कुछ सोशलिस्ट थे, वो ये फील करते थे, उनका ये सोचना था कि जो पीसेंट हैं वो ज़्यादा हम रिवोल्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि वर्कर्स को। अब वर्कर्स देखो, वर्कर्स में कोई स्किल नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, उनको जितना जैसे काम कह दिया जाता है वैसे कर देते हैं। लेकिन जो पीसेंट्स थे, हमने पढ़ा, देखो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर रहे थे अपने एरिया को डिवाइड करके, तो उनको यहाँ पर ये फील हुआ कि वर्कर्स की बजाय वो पीसेंट्स को अपनी पार्टी में इंक्लूड करके ज़्यादा रिवोल्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सोशलिज्म ला सकते हैं, ज़्यादा सोसाइटी के बेनिफिट में काम कर सकते हैं। ठीक है। देन दे फॉर्म्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 में उन्होंने एक पार्टी बनाई। It struggled to give peasants their rights over land that belong to nobles। अब उनको राइट ये पार्टी इंक्लूड स्ट्रगल कर रही थी कि पीसेंट को राइट मिले अपने लैंड पर अच्छे से काम करने का। सोशल डेमोक्राट्स डिसएग्री विद सोशल रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीसेंट्स। अब कुछ स्ट्रगल्ड थे जो वहाँ पर, वो इसके खिलाफ थे कि क्यों, वर्कर्स भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ओनली पीसेंट को राइट थोड़ी मिलना चाहिए अपनी लैंड के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद एक लेनिन आया, वो इसके डिसएग्री था। ठीक है। विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन सोशल ग्रुप, कि ओनली पीजेंट का ग्रुप थोड़ी होगा। लेनिन तो अपनी जगह से ठीक ही था कि ओनली पीसेंट का ग्रुप थोड़ी है, और भी तो लोग हैं। तो फिर देखो यहाँ पार्टी डिवाइड हो गई, दो लोग आ गए, एक तो पीसेंट के और एक वर्कर्स की। ठीक है, कि ओनली पीसेंट जो पार्टी थी वो थी मेंशेविक्स, ये पीसेंट्स वाली थी, कि जो पीजेंट्स होते हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम, कि पीजेंट्स ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। और बोल्शेविक जिनका लीडर था लेनिन, लेनिन पर्सन का नेम है, लीडर था ये बोल्शेविक पार्टी का। और ये कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स, इसमें मेंबर्स की क्वांटिटी कंट्रोल होती थी, इसमें कोई भी आ सकता था कि जो पीजेंट्स के इंक्लूड था। ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। अब देखो हमने पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी, फिर हमने अब रशियन रेवोल्यूशन पढ़ी। ठीक है। अब रशियन रेवोल्यूशन में भी एक और रेवोल्यूशन ही 1905 रेवोल्यूशन। देखो रशियन रेवोल्यूशन 2 में डिवाइड थी, 1914 अक्टूबर एंड फेब। उसके साथ साथ एक और रेवोल्यूशन थी 1905 रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है ब्लडी संडे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ब्लडी संडे पे भी क्वेश्चन आते हैं। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, रशिया में राजा था, कौन सा राजा था? जार निकोलस सेकेंड। द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अब जार ने कोई पार्लियामेंट नहीं बनाई हुई थी, वो अपने रूल रेगुलेशन खुद ही बनाता था। इन 1904 price of essential goods rose so quickly that the real wages declined by 20%। अब देखो प्राइस इतना इंक्रीज हो गया था बेसिक गुड्स का, एसेंशियल गुड्स का, कि रियल वेजेस कम हो गए थे 20%। 20% चीज़ें जो खरीदते थे वर्कर्स वो अब नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है। when 4 members of Poltilo iron workers were dismissed there was a call for industrial action। अब देखो एक पोर्टेबल आयरन वर्कर्स में 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया, तो एक इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ उसके खिलाफ। देखो जैसे एक कंपनी में 4 लोगों को निकाल दिया तो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं ना, ऐसा ही हुआ कि 4 लोगों को निकाला पुतिलोव आयरन वर्कर्स में से, और फिर एक स्ट्राइक हुई।
over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in working hours and increase in wages. अब 110,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने डिमांड की कि हमारे वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और वेजेस में इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो वर्कर्स और फादर कैप्शन कहाँ गए, विंटर पैलेस में गए, जो किसका पैलेस था, जार निकोलस सेकंड का, वहां पर गए। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कैसेक्स होते हैं जो घोड़े पर सवार पुलिस होती है, उस टाइम पुलिस को कैसेक्स बोला जाता था। ओके, अब देखो, जो विंटर पैलेस में गए थे वर्कर्स, तो उनको स्ट्राइक कर रहे थे वो लोग, तो राजा के खिलाफ बोल रहे थे। तो जार ने क्या किया, अटैक का ऑर्डर दे दिया पुलिस को, और वो उन लोगों पर अटैक किया फिर पुलिस ने। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड। 100 लोग तो मारे गए और 300 घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। अब देखो यहाँ पर भी जैसे जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए थे, वो उसको भी जलियांवाला बाग इंसिडेंट बोला जाता है ना। तो ऐसे ही वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ, उसको बोला जाता था ब्लडी संडे। उस टाइम जार ने गोलियां चलवाई थी और 100 वर्कर्स इकट्ठे ही मार दिए थे उसने, और 300 वहां पर घायल हो गए थे। तो जार को लगा कि भाई चलो अब तो मामला शांत हो गया है, तो अब तो कुछ नहीं होगा, बट उसके उल्टा ही हुआ। स्टार्टेड अ रैलीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। अब जनता तो भड़केगी ना, जनता ने भड़क के 1905 में रिवोल्ट कर दिया। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉक आउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। अब देखो, सिविल लिबर्टीज तो हमें मिलनी चाहिए ना, स्ट्राइक करने का हमें हम धरने पे बैठे रहते हैं इतने टाइम, यूँ थोड़ी गोलियां चल जाती हैं एक बार में ही। ठीक है, तो ये लिबर्टीज तो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स भी आ गए स्ट्राइक करने के लिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद हो गए सभी, तो वहाँ पर कंप्लेन आने करने के लिए सभी खड़े हो गए कि स्ट्राइक होनी चाहिए। पीपल डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि उनको तो एक असेंबली चाहिए, उन्हें राजा नहीं चाहिए, ऐसा राजा नहीं चाहिए जो 100 लोगों को एक बार में मार देता हो। अब तो जार के कंट्रोल से सिचुएशन बाहर हो गई, तो क्या किया, द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंजर्वेटिव पार्लियामेंट और डूमा। पार्लियामेंट को डूमा भी बोला जाता था उस टाइम, तो उसने परमिशन दे दी कि बना लो पार्लियामेंट अपनी। ठीक है, जार कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब देखो, जार बहुत चालाक था, उसने क्या किया, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को बिठा दिया असेंबली में कि भाई असेंबली बना लो अपनी। तो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, कंजर्वेटिव थॉट वाले लोग कौन से थे, वो तो यूं ही चाहते थे कि राजा वाला ही सिस्टम रहे, और अगर चेंज भी लाना है तो धीरे धीरे चेंज है, एकदम से राजा को नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम।